हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा इकोनॉमिक्स का। इसके लिए हम लोग 3 मार्क्स क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आपके डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखेगा और अंत तक देखेगा। तो चलो हम लोग समझने के बाद हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मांग का नियम स्पष्ट कीजिए। जो मांग का नियम हम लोग को उसको स्पष्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो आंसर में लिखिएगा दोस्तों कि मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातों समान रहने पर, मतलब मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। मतलब किसी भी वस्तु में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत मूल्य में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग घट जाती है। तो मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है, ठीक है। इसी को ही हम लोग मांग का नियम कहते हैं, ठीक है। और एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक किस प्रकार मैं बता रहा हूँ कि मांग का नियम यह बताता है, यानी कि मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, मतलब दूसरा कोई बात वो समान रहने पर किसी वस्तु में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। मतलब किसी भी वस्तु है वो कमी हो गई, यानी कि उस वस्तु का बहुत ज़्यादा कमी हो गई, ठीक है। तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, ठीक है। उसके विपरीत मूल्य में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग घट जाती है। फिर उस मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी मांग फिर घट जाती है, ठीक है। और मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। इसी को हम लोग मांग वक्र का नियम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि सरकारी बजट के कोई 3 उद्देश्य लिखे। जो सरकारी बजट है उसका हम लोग को 3 उद्देश्य बताना है, ठीक है। तो आंसर में लिखिएगा कि सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। मतलब जो सरकार जो बजट देता है उसका उद्देश्य क्या है कि देश के विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, आर्थिक विकास को, ठीक है। इसके द्वारा आय एवं संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास किया जाता है। मतलब ये किसके लिए किया जाता है, तो आय एवं संपत्ति की असमानता को कम करने के लिए प्रयास किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा दोस्तों कि सात स्थिरता बनाए रखने के लिए बजट का उपयोग किया जाता है। जो सात जो स्थिरता है वो बनाए रखने के लिए बजट का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि भारत में मुद्रा की पूर्ति के माप लिखिए, ठीक है। जो भारत में जो मुद्रा है यानी कि पैसा है, तो उसका हम लोगों को माप निकालना है, ठीक है, लिखना है, ठीक है। तो आंसर में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत में मुद्रा की पूर्ति को 3 मापों में मापा जाता है, ठीक है। तो किस किस में, तो M1 में मापा जाता है, को संकीर्णीय मुद्रा कहा जाता है। जो M1 है उसको हम लोग M1 उसको संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है, जिसमें चलन में मुद्रा और मांग जमा शामिल होता है। और M3 को व्यापक मुद्रा कहते हैं, ठीक है। M1 को देखिए, M1 को हम लोग संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है, ठीक है, संकीर्ण। उसके बाद M3 पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोगों को व्यापक मुद्रा भी बताना है, ठीक है, जिससे सावधि जमा की भी जाती होती है, यानी कि जिसमें सावधि जमा भी शामिल होती है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4 कि मिथ वैधता के विरोधाभास को समझाइए, ठीक है। तो हम लोग को कैसे इसको समझाना है दोस्तों, तो आंसर में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जब समाज के सभी लोग अधिक बचत करने का प्रयास करते हैं, यानी कि जो समाज के लोग हैं वो अधिक बचत करने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उपभोग में कमी आ जाती है। तो उपभोग में कमी आ जाती है, ठीक है। और उपभोग घटने से उत्पादन और आय कम हो जाती है। यदि उपभोग घट जाएगा तो उत्पादन में और आय में कमी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद परिणाम स्वरूप कुल बचत घट जाती है। और इसका जो लास्ट में जो परिणाम स्वरूप होता है वो कुल बचत घट जाती है, ठीक है। इसे ही मित वैधता का विरोधाभास कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 23, मतलब सॉरी दोस्तों, 2023 में पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि सीमांत उपयोगिता के ह्रास का नियम समझाए। जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है उसको हम लोग को बताना है, ठीक है। तो आंसर में लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाई का उपभोग करता है, ठीक है, जो यानी कि एक उपभोक्ता जो है वो किसी वस्तु की अधिक इकाई का उपभोग करता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है, ठीक है दोस्तों। वो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि घट जाती है। तो एक समय के बाद यह संतुष्टि शून्य भी हो जाती है, ठीक है।
यानी कि एक समय के बाद यह संतुष्टि शून्य भी हो जाती है। ठीक, समझ में आ गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 6 कि बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं, यानी कि बाजार का हम लोग को संतुलन बनाए रखना है, उससे हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है, ये बताना है। तो जिस मूल्य पर बाजार में किसी वस्तु की मांग, यानी कि जिस मूल्य पर बाजार में किसी वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है, यानी कि मांग भी और पूर्ति बराबर हो जाती है, तो उसे संतुलन मूल्य कहते हैं। उसी को हम लोग संतुलन, यानी कि मांग और बाजार मूल्य में भी बराबर हो जाता है, तो उसी को हम लोग बाजार संतुलन कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति को बाजार संतुलन कहा जाता है। इस बिंदु पर ना तो मांग अधिक होती है ना ही पूर्ति। ठीक है, मतलब इसमें ना ज़्यादा मांग का कमी है ना ही पूर्ति का कमी है। ठीक है, उसी को हम लोग बाजार संतुलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 7 कि गुणक क्या है। तो गुणक क्या है ये हम लोग को बताना है। तो गुणक वह अनुपात है जिससे निवेश में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि होती है, यानी कि राष्ट्रीय आय जो है उसमें कई गुना वृद्धि होती है। ठीक है, निवेश में थोड़ी सी वृद्धि से आय में बड़ी वृद्धि होती है। और निवेश में यदि थोड़ी सी वृद्धि हो गया, ठीक है, तो आय में भी बड़ी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसे ही गुणज यानी कि गुणक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं कि पूर्ति का नियम स्पष्ट की। जो पूर्ति है, तो पूर्ति के बारे में हम लोग को बताना है और स्पष्ट करना है दोस्तों। तो आंसर में लिखेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि पूर्ति का नियम बताता है, यानी कि जो पूर्ति का नियम है वो क्या बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, पूर्ति जो बोलता है कि अन्य बातें समान रहे किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने और उसकी पूर्ति बढ़ जाती है। मतलब जो कोई वस्तु है तो उसका जो मूल्य वो बढ़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार मूल्य घटने पर पूर्ति भी घट जाती है और मूल्य बढ़ने पर, और मूल्य और पूर्ति में सीधा संबंध होता है। ठीक है, समझ में आ गया। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो वो पूर्ति बढ़ेगा। ठीक है, और यदि किसी वस्तु का मूल्य घट जाएगा तो मूल्य घटने पर पूर्ति भी घट जाता है। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 9 कि उपभोग फलन क्या, यानी कि उपभोग, आप लोग ध्यान से सुनिए कि उपभोग फलन आय और उपभोग के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी कि उपभोग जो फलन है वो आय और उपभोग के बीच को दर्शाता है। ये बताता है कि आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, मतलब आय आपका यदि पैसा में आय बढ़त हो गया, ठीक है, तो उसमें आपका क्या क्या कितना परिवर्तन होगा, उपभोग आय पर निर्भर करता है। जो उपभोग है, यानी कि उपभोग, यानी कि हम लोग उपभोग है तो हम लोग का जितना आय रहेगा तो उतना ही हम लोग उसका यूज करेंगे। ठीक है, पैसा का, तो उसी को हम लोग उपभोग करते हैं। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 कि मांग में वृद्धि के कोई 3 कारण लिखे। जो मांग है, तो मांग में यदि वृद्धि होगा तो उसका हम लोग को 3 कारक बताना है। ठीक, कारण। ठीक है, तो मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय से होती है। किसी भी हम मांग करेंगे तो मेरा आय ही नहीं है, यानी कि मेरे पास ज़्यादा पैसा ही नहीं, तो हम किसी को खरीदेंगे, आप ही सोचिए, नहीं होगा ना। तो इसमें बताया जा रहा है कि मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय बढ़ने से होती है। ठीक है, वस्तु के विकल्प को कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ती है, यानी कि वस्तु के विकल्प की कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। इसके अलावा उपभोक्ता के रुचि बढ़ने से मांग में वृद्धि होती है, और जितना लोग उसको खरीदेगा किसी भी सामान को तो उसका दाम उतना ही बढ़ता है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 कि मुद्रा के कोई 3 कार्य लिखे। जो मुद्रा यानी कि मनी, तो मनी के हम लोग को 3 कार्य बताना है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है। जो मुद्रा है वो विनिमय, यानी कि हम लोग किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, ठीक है, जिससे वस्तु का क्रय विक्रय संभव होता है, जिससे कि हम लोग किसी वस्तु का लेन देन वो संभव होता है मुद्रा से ही। ठीक है दोस्तों, यानी कि पैसा से। यह मूल्य मापक का कार्य करता है, इससे हम लोग को पता चलता है कि यह कितना रुपया का ये चीज़ है, कितना रुपया का ये सामान है। ठीक है, तो इसी मुद्रा से तो हम लोग समझते हैं कि ये कितना रुपया का है। और आप लोग किसी सामान खरीदेंगे तो उसमें लिखा होता है कि ये 20 रुपया, 50 रुपया, चाहे जितना रुपया का भी है उसमें लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो उसी से हम लोग पता लग जाता है। ठीक, उसके बाद आप लोग लिखना कि मुद्रा को भविष्य के लिए संचित भी किया जा सकता है। यानी कि मुद्रा है, यानी कि पैसा है, तो उसको हम लोग भविष्य के लिए भी उसको रख सकते हैं, यानी कि बैंक में रख सकते हैं या घर में रख सकते हैं। तो हम लोग रख सकते हैं या नहीं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग उसको रख सकते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 12 कि औसत लागत क्या है। जो औसत लागत है वो क्या है, और सीमांत लागत से संबंध बताइए। यानी कि जो औसत लागत है उसको हम लोग सीमांत लागत के संबंध बताना है। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आंसर ऐसे लिखेंगे कि औसत लागत कुल लागत को कुल उत्पादन से भाग देने पर होती है। यानी कि औसत लागत जो होता है वो कुल उत्पादन, यानी कि कुल उत्पादन से लाभ देने
पर मतलब भाग देने पर प्राप्त होता है, ठीक है। और जब सीमांत लागत वो औसत लागत में कम हो जाती है, मतलब जो सीमांत लागत है वो औसत लागत में कम हो जाती है, यानी कि कम होती है, तो क्या होगा, तो औसत लागत घटती है। जब सीमांत लागत अधिक होती है तो औसत लागत बढ़ती है, यानी कि जो सीमांत का लागत यदि बढ़ती है यानी कि अधिक होती है तो सीमांत लागत भी मतलब अधिक होती है तो औसत लागत भी बढ़ती है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 13 कर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए, यानी कि जो राष्ट्रीय आय है उसके बारे में हम लोगों को परिभाषा बताना है, ठीक है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक। और जितना आप लोगों को मैं बता रहा हूँ सब 3 मार्क्स का है, ठीक है। और यदि आप लोगों को इस वीडियो में अच्छा सपोर्ट रहा, रिस्पॉन्स रहा, तो आप लोगों के लिए मैं अगला वीडियो में 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन लगाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 13 का जो क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए, तो आंसर में लिखेगा कि राष्ट्रीय आय से अस्य एक वर्ष में देश में उत्पत्ति सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त कुल कारक आय से है, ठीक है। यानी कि देश में क्या क्या कार्य हुआ, क्या क्या कितना आय इसमें खर्चा हुआ, उस सभी को इसमें लेन देन किया जाता है राष्ट्रीय आय में, ठीक है। इसमें मजदूरी, ब्याज, किराया और लाभ शामिल होते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो सरकारी जो बजट कहता है उससे हम लोग क्या समझते हैं, तो सरकारी बजट सरकार की आय और व्यय का वार्षिक विवरण होता है। यानी कि सरकारी जो बजट निकालता है मतलब एक साल में वो क्या क्या काम किया सरकार, उसको उसमें बताना पड़ता है, ठीक है, सरकारी बजट में, ठीक है दोस्तों। यही इसमें बताया जा रहा है, यानी कि ध्यान से सुन लीजिए कि सरकारी बजट सरकार की आय और व्यय का वार्षिक विवरण कर होता है, जिससे आगामी वर्ष की योजना का उल्लेख किया जाता है, और बजट आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण साधन होता है। यानी कि यही आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। यानी कि जो सरकार है वो एक साल में क्या क्या किया, क्या क्या खर्चा किया, उस सबको बताना पड़ता है सरकार को भी, ठीक है। किसमें बताना है, तो सरकारी बजट में बताना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की मांग में कमी का बाजार संतुलन पर प्रभाव बताइए। यदि मांग में यदि कमी हो जाएगा तो बाजार में क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग को पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो आंसर कैसे लिखेंगे मेरे प्यार दोस्तों कि मांग में कमी होने पर वस्तु का मूल्य घट जाता है। यदि मांग में यदि कमी हो जाएगा किसी भी वस्तु, यानी कि लोग किसी भी वस्तु में कमी हो गया, यानी कि मांग कमी हो जाएगा तो वस्तु का मूल्य घट जाता है, ठीक है। लोग उसको खरीदेंगे नहीं तो उसका काम घटेगा नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। उसी प्रकार संतुलन मात्रा भी कम हो जाती है, यानी कि संतुलन मात्रा भी कम हो जाती है, और परिणाम स्वरूप नया संतुलन कम मूल्य पर स्थापित होता है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 16 की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है इसको हम लोग को बताना होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वह अनुपात है जिससे आय में वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को मापा जाता है। यह बताती है कि अतिरिक्त इकाई में कितना भाग उपभोग खर्च करता है। इसमें बताया जाता है कि कितना भाग उपभोग में खर्च होता है। इसका मान 0 और 1 के बीच होता है, ठीक है। इसका मान 0 और 1 के बीच होता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 17 की सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है, यानी कि सीमांत का जो बचत प्रवृत्ति वो क्या है, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति वह अनुपात है जिससे आय में वृद्धि होने पर बचत में होने वाली वृद्धि को मापा जाता है, ठीक है। यह बताती है कि आय के अतिरिक्त इकाई में से कितना भाग बचाया जाता है। सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 के संतुलन मूल्य क्या है, यानी कि जो संतुलन है वो मूल्य क्या है। संतुलन मूल्य वह मूल्य है जिस बाजार पर किसी वस्तु का मांग और पूर्ति बराबर, संतुलन यानी कि संतुलन रहे, ठीक है, उसका मांग और पूर्ति दोनों बराबर रहे और संतुलन रहे, ठीक है, तो उसी को ही संतुलन मूल्य कहते हैं। इस मूल्य पर ना तो मांग अधिक होता है और ना ही पूर्ति, यही मूल्य बाजार संतुलन को दर्शाता है, ठीक है। इसमें जो मांग ना पूर्ति होता है ना कुछ भी पूर्ति होता है, ठीक है, बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 के सरकारी व्यय से आप क्या समझते हैं, यानी कि सरकारी व्यय से आज से सरकार द्वारा किए गए सभी खर्चों से है, यानी कि जो सरकारी जो व्यय है वो सरकार द्वारा किए गए सभी खर्चों से। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, विकास संबंधी खर्च शामिल होते हैं, और सरकारी व्यय देश के आर्थिक विकास में सहायक होता है। मतलब सरकार जो व्यय निकालता है वो स्वास्थ्य के लिए निकालता है, रक्षा, विकास संबंधित ये सभी के लिए ये सरकारी देश नियम लागू किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कि प्रत्यक्ष कर क्या है, यानी कि प्रत्यक्ष कर
तो प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है, यानी कि जो प्रत्येक कर जो है वो उसका भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो उसे चुकाता है, ठीक है, उसी को हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और एक बार समझ लीजिए कि प्रत्येक कर वह कर होता है जिसका भार उसी व्यक्ति को पड़ता है जो उसे चुकाता है, ठीक है। यानी कि आप उसमें कर लिए हैं, यानी कि टैक्स लिए, तो आपको ही चुकाना पड़ेगा, ठीक है, प्रत्यक्ष कर पे। इसे किसी अन्य पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और इससे किसी दूसरे को नहीं देना पड़ेगा, तुमको ही देना पड़ेगा। आयकर प्रत्यक्ष कर का एक प्रमुख उदाहरण है, यानी कि उदाहरण में एक दो लिख दीजिएगा आयकर, ठीक है। अब अप्रत्यक्ष कर के बारे में थोड़ा देख लीजिए कि अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका भार एक व्यक्ति पर पड़ता है, ठीक है, एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन उसे कोई दूसरा व्यक्ति चुकाता है, ठीक है, लेकिन उसको भी एक ही व्यक्ति को वो लेता है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, यानी कि टैक्स, और लेकिन उसे कोई दूसरा व्यक्ति चुकाता है उस टैक्स को। तो इस कर का भार उपभोक्ता पर हस्तांतरित हो जाता है और वस्तु एवं सेवा कर इसका उदाहरण है, यानी कि ये वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत आ गया अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। और प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत उदाहरण में आ गया तो आयकर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की मुद्रास्फीति क्या है, मतलब मुद्रा। तो मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तु और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वस्तु होती है। इसके मुख्य कारक क्रय विक्रय शक्ति घट जाती है, ठीक है। यानी कि और एक बात समझ लीजिए कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तु और सेवाओं के सामान्य मूल्य पर, मतलब वस्तु और सेवाएं पर सामान्य मूल्य है में निरंतर वृद्धि, यानी कि निरंतर मतलब एक जैसा ही वृद्धि हो रहा है, ठीक है। इसके कारण मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है, इसके कारण जो है वो मुद्रा की क्रय शक्ति वो घट जाती है और इसमें आम जनता प्रभावित होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23, घाटे का बजट क्या है, यानी कि घाटे का बजट क्या है, जब सरकार का कुल व्यय कुल आय से अधिक हो जाता है, यानी कि जो सरकार को जितना ही खर्च करना दिया गया उससे वो ज़्यादा मतलब वो खर्चा कर देता है सरकार, तो उसे घाटे का बजट कहते हैं। इस स्थिति में सरकार को उधार लेना पड़ता है, इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। समझ में आ गया दोस्तों, कब, यानी कि जो सरकार को दिया है इतना ही पैसा खर्च करने के लिए वो ज़्यादा पैसा खर्च कर देगा तो उसको चुकाना पड़ेगा ना दोस्तों, तो इसी को हम लोग घाटे का बजट कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 की मांग वक्र क्या है। तो मांग वक्र वह रेखा है जो मांग के बीच संबंध को दर्शाती है, ठीक है। मांग वक्र वह रेखा है जो मूल्य और मांग के बीच को दर्शाती है और यह बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकी होती है, ठीक है। यह मांग के नियम को स्पष्ट करती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 कि पूर्ति वक्र क्या है, यानी कि पूर्ति वक्र। तो पूर्ति वक्र मूल्य और पूर्ति के बीच संबंध को दर्शाने वाली रेखा है, यह बाएं से दाएं की ओर ऊपर की ओर जाती है, यह पूर्ति के नियम को दर्शाते हैं, ठीक है। तो पूर्ति और मांग में देखो, मांग में तो इसमें बताया गया है कि जो मूल्य मांग, देखो मांग वक्र वह रेखा है जो मूल्य और मांग के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। इसमें अलग है कि मूल्य और पूर्ति के बीच संबंध को दर्शाने वाली रेखा है, ठीक है। और ये बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाती है और ये देखो ये वाला जो है मांग वक्र नीचे की ओर जाती है, आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो मेरे प्यार दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग को न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों का अब 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन से चाहिए तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और इस वीडियो पर कम से कम 50 लाइक कंप्लीट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, वंदे मातरम।